Hi guys, a very warm good morning to all of you. This is Shashank Bhargav, is trending in front of your eyes. Basically, by profession, I am a civil engineer. Interact with young minds is my passion. That's why I am working as a motivational speaker. आज मैं आपके बीच में एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसको सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं. बेसिकली एक मिथ मार्केट के अंदर या मैं कहूँ कि बच्चे स्टूडेंट्स के बीच में फैला हुआ है कि सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी के लिए जो अपना एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन का है. तो ग्रेजुएशन में तो बहुत सारे कोर्सेज आते हैं. इंजीनियरिंग भी ग्रेजुएशन में आता है, बीटेक, आपका एमबीबीएस भी ग्रेजुएशन में आता है, आपका बीडीएस भी ग्रेजुएशन में आता है, बीपीटी भी ग्रेजुएशन में आता है, आपका बीए भी ग्रेजुएशन में आता है, बीएससी भी ग्रेजुएशन में आता है और बीकॉम भी ग्रेजुएशन में आता है. तो बच्चों के दिमाग में एक मिथ ये रहता है कि हम लोग ग्रेजुएशन ही तो करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनको करियर अपना यूपीएससी में बनाना है या जिनका गोल, जिनका टारगेट यूपीएससी है, वो 12th पीसीएम और पीसीबी से करने के बाद भी बीए करने जा रहे हैं. ये हम लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है. तो मैं आज इसी मिथ को तोड़ते हुए दो बहुत छोटी सी समय में आपको यह बताऊंगा कि यूपीएससी का, ग्रेजुएशन का यूपीएससी में क्या स्कोप रहता है और क्या रोल रहता है. और साथ ही साथ जो बच्चा स्टार्टिंग से 9-10 से ये सोचकर चल रहा है कि मुझे यूपीएससी का मेरा गोल है, मुझे टारगेट यूपीएससी करना है, वो 10th के बाद भी आर्ट साइड और कॉमर्स को हिट कर रहा है. तो आज बात करते हैं, इसी मिथ को दूर करते हैं. चलिए मैं बात करता हूं यूपीएससी की. यूपीएससी का सबसे क्राइटेरिया जो है आपका वो ग्रेजुएशन है कि कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएट हो फाइनली वो यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है. जिसमें एज लिमिट है वो सेकंड क्राइटेरिया, वो मेरे टॉपिक के अंदर नहीं है तो मैं उसको कवर नहीं करूंगा. मैं सिर्फ ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं. बेसिकली वैसे बिल्कुल सही बात है कि हर ग्रेजुएट व्यक्ति यूपीएससी दे सकता है, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन का भी सिविल सर्विसेज में बहुत बड़ा रोल है. मैं बात करता हूं वो कैसे है. बात करते हैं यूपीएससी की. यूपीएससी के अंदर कौन कौन से सर्विसेज आती है पहले वो बात करते हैं. आईएएस आता है, आईपीएस आता है, आईआरएस आता है और एक आपका आईएफएस आता है. बात करता हूं आईएएस की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. बात करता हूं कि ग्रेजुएशन कैसे रोल प्ले करती है. ज्यादातर बच्चों का टारगेट रहता है आईएएस और आईपीएस, लेकिन मैंने आपको बताया कि यूपीएससी के अंदर ये दो सर्विसेज भी रहती हैं. रेवेन्यू सर्विसेज इनकम टैक्स में जाता है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आपका वन विभाग की नौकरियां होती हैं. चलिए बात करते हैं ग्रेजुएशन का क्या रोल रहता है. आप एक चीज समझना कि आपने मानकर चलो, मैं मानता हूं कि आपने यूपीएससी टारगेट कर लिया, अब आप ट्रेनिंग के लिए चले गए. मैं बात कर रहा था कि आपको ट्रेनिंग पीरियड में आपको एसडीएम का पद मिला. अब आपको एज एन पहले समझना होगा, एज एन आईएएस ऑफिसर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहती है. एज एन आईएएस ऑफिसर यानी कि आप अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट हैं, आप जिलाधिकारी हैं किसी जिले के अंदर, तो आपका बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है. जिस राज्य सरकार के दायरे में आप वो जिला अधिकारी है, मानकर चलिए आप उत्तर प्रदेश के कैडर के कैंडिडेट हैं और यूपी के आप गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के मैं बात करता हूं तो आप डीएम है, तो आपकी एज एन डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज एन जिलाधिकारी आपका कार्यभार क्या रहता है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या रहती है. शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे कि वो उत्तर प्रदेश सरकार आपकी राज्य सरकार है और केंद्र सरकार आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो दोनों की योजनाएं, जो परियोजनाएं आप सरकार भेज रही है, जैसे कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कोरोना काल के अंदर जो राशन भत्ता सरकार देती है वो मुफ्त में मिलना चाहिए राशन कार्ड धारकों को, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आपके जिले के अंदर भी वो राशन मुफ्त ही बंटना चाहिए, किसी भी जनता से उसका पैसा ना लिया जाए. दूसरा काम क्या होता है, जो केंद्र सरकार की नीति है, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आपके पास 10,000 किलोमीटर की सड़क का निर्माण करने का लिए फंड आया है, तो एज एन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका ड्यूटी है कि 10,000 किलोमीटर का जो सड़क है वो क्वालिटी बेस हो, उसमें किसी तरह की धांधलेबाजी ना हो, कॉन्ट्रैक्टर पे आपकी कमान हो. अब ये देखें यहां पे क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट होगा. बेसिकली एक सड़क बनना एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है. इसको देखता कौन है, इसको समझता कौन है, सिविल इंजीनियर. अब मानकर चलिए एज ए डीएम आपकी ड्यूटी है कि आप चेक करो कि गुणवत्ता को, कि सड़क का जो निर्माण हो रहा है वो प्रॉपर पैरामीटर्स पे हो रहा है, प्रॉपर स्केल्स पे हो रहा है, प्रॉपर इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. वो आप कब कर पाओगे, जब आपको कंस्ट्रक्शन से संबंधित नॉलेज होगी. यानी कि अगर मैं बात करूं कि कोई डीएम या कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बीए करने के बाद बनाए, एक बंदा बीटेक सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद डीएम बनाए, तो आप मुझे यह बताइए कि यह रेस्पॉन्सिबिलिटी बीए जिसने कभी कंस्ट्रक्शन का सी नहीं पढ़ा वो ज्यादा बेहतर से समझ पाएगा, कर पाएगा, या फिर एक बीटेक वाला बंदा कर पाएगा. यह जवाब आप अपने आप से खुद से पूछना. साथ ही साथ अब आपको थोड़ा तो समझ आएगा कि ग्रेजुएशन कैसे रोल प्ले करती है.
सिविल सर्विसेज के अंदर। दूसरी बड़ी बात, जब बात मानकर चलिए 10-20 साल एज ए डीएम आपके प्रमोशन ट्रांसफर होते रहे, इधर उधर ट्रांसफर होते रहे, आपको 10 साल बीत गए। 10 साल के बाद प्रमोशन या 5 साल के बाद जब भी आपका प्रमोशन होता है तो आपकी ग्रेजुएशन के आधार पर होता है। यानी कि अगर आपने आईएएस से पहले आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपका इंजीनियरिंग रहा है तो आपको एनएचएआई में भी एज ए आईएएस ऑफिसर या कोई भी कार्यभार दिया जा सकता है। अगर आपका मानकर चलिए आपका फील्ड सीएसआईटी रहा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या आईटी आप रहे हैं, ग्रेजुएशन आपके पास ये रहा है, तो आपके ग्रेजुएशन के आधार पर आपको कोर फील्ड के हिसाब से हमारा जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है वहां पर आपको कार्यभार दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप बीए हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन के अंतर्गत आपको अवॉइड किया जाएगा। बेसिकली आपका ग्रेजुएशन ये रोल प्ले करता है आपके प्रमोशन का, और साथ ही साथ आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी बखूबी नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा अपग्रेड हो रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो अगर बात करते हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको सीसीटीवी, वाईफाई बेस है, एआई बेस है, तो टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो ज्यादातर आपके टेक्निकल या मैं बात करूं कि इंजीनियरिंग फील्ड या मैं बात करूं साइंस स्ट्रीम वाले कैंडिडेट में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आर्ट साइड और कॉमर्स। इसके बाद जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहां पर बात करता हूं, एक आईपीएस ऑफिसर है अपने डॉक्टर अजय पाल शर्मा जो यूपी कैडर से बिलोंग करते हैं, वो बेसिकली ग्रेजुएशन में उन्होंने बीडीएस किया है, ही इज ए डेंटिस्ट, बट उन्होंने सिविल सर्विसेज उनका स्कोप रहा था, टारगेट रहा था, तो उन्होंने क्या किया, आफ्टर बीडीएस सिविल सर्विसेज क्रैक किया और आज वो एज एन आईपीएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर बात करते हैं उनके प्रमोशन की, यानी कि मैं उन्हीं का फॉर एग्जांपल लेके चलता हूं, अगर एज एन आईपीएस ऑफिसर वो एक किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एसपी रहे होंगे, वहां पर कोई भी क्राइम होता है, अगर वो क्राइम मानकर चलिए कोई डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी कोई मिली है, वो जहर खाकर मरी है, उसकी बॉडी लाल है, पीली है, नीली है, क्योंकि मैं तो मेडिकल स्ट्रीम से नहीं हूं तो मैं उस चीज को नहीं आपको बखूबी बता सकता हूं, लेकिन एज एन मोटिवेशनल स्पीकर मैं आपको फॉर एग्जांपल दे रहा हूं कि वो चीज, वो डॉक्टर है क्योंकि पहले से वो मेडिकल स्ट्रीम से है, तो वो उस केस को जल्दी से समझ पाएंगे, जल्दी से कर पाएंगे। तो एज एन एमबीबीएस अगर आपका ग्रेजुएशन फील्ड मेडिकल रहा है तो आपको प्रमोशन वैसे ही स्वास्थ्य मंत्रालय में मिल जाएगा। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि आपका ग्रेजुएशन कैसे रोल प्ले करता है। अगर आप टारगेट सिविल सर्विसेज लेकर चल रहे हैं तो आपको समझना यह है कि मुझे अपनी सिविल सर्विसेज टारगेट के साथ साथ ग्रेजुएशन को भी स्किल्ड बेस रखना। छोटा सा एग्जांपल और मैं इसमें ऐड कर लेता हूं, जैसे कि आपने मानकर चलो बीटेक किया है, कॉमन बीटेक तो काफी लोग करते आ रहे हैं, या आपने बी फार्मा किया है, बैचलर इन फार्मेसी किया है, अगर आप इसके बाद एलएलबी कर लेते हैं, यानी कि बीटेक प्लस एलएलबी या बी फार्मा प्लस एलएलबी या लो किसी के साथ भी आप जोड़ते हैं टेक्निकल स्ट्रीम के, तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट यहां पर मिलता है। चाहे आप सिविल सर्विसेज भी क्यों ना टारगेट कर रहे हो, आपके लिए एक टाइटल लग जाता है इंजीनियर इन जूरिस्प्रूडेंस। मैंने बात की इंजीनियर इन जूरिस्प्रूडेंस, इसका आपको बेनिफिट क्या मिलता है या ये क्यों जरूरी हुआ, ये एक अलग ही डिपार्टमेंट है। मानकर चलिए कोई बीटेक सिविल इंजीनियर है, जिसने बीटेक अपनी सिविल इंजीनियरिंग से की है और वो एक सिविल इंजीनियर है, उसने बाद में अपना लॉ कर लिया, तो आपने अगर लॉ किया है तो आप बन गए सिविल इंजीनियर इन जूरिस्प्रूडेंस। मानकर चलिए किसी बिल्डर ने कोई बिल्डिंग खड़ी की, उसने इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया, उसने जो पैरामीटर्स भारत सरकार के हैं, या आप मैं कहूं कि आपका सीपीडब्ल्यूडी के जो हमारे पैरामीटर्स है, अगर उनको फॉलो करके वो बिल्डिंग नहीं बनाई है, फर्जीवाड़े में खड़ी कर दी, वो बिल्डिंग गिर गई, अनफॉर्चुनेटली उसमें 2-3 हजार लोगों की मृत्यु हो गई, उनमें से 150 लोगों की फैमिली वालों ने केस ठोक दिया बिल्डर के ऊपर, तो वो आम बीए एलएलबी वाला नहीं डील करेगा उस केस को डील करेगा सिविल इंजीनियरिंग इन जूरिस्प्रूडेंस, बिकॉज जो ड्राइंग को पढ़ने की अंडरस्टैंडिंग सिविल इंजीनियर जूरिस्प्रूडेंस एंड सिविल इंजीनियर के पास है वो बीएलएलबी वाला नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि हर एक फील्ड की वोकैबुलरी अलग होती है। सिविल इंजीनियर फील्ड की वोकैबुलरी अलग है रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्स एंड आर्किटेक्चर प्लान, लेकिन एक स्पेशल फील्ड के लिए एक हमें स्पेशल लॉयर चाहिए होता है। तो आपके लिए ये इंजीनियरिंग इन जूरिस्प्रूडेंस भी एक बहुत अच्छा फील्ड है और ये आपको बहुत आसानी से मदद भी करता है सिविल सर्विसेज के दौरान। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं बी फार्मा प्लस एलएलबी का। अब इसका फील्ड क्या रहता है, मानकर चले किसी एमबीबीएस डॉक्टर ने किसी पेशेंट को दवाई दी, या मैं बात करूं कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी फर्जीवाड़े में कोई मेडिसिन बना रही है, उसने पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रही है, वो फर्जी बना रही है, उसने कोई मानकर चले क्लोरोफॉर्म नाम का केमिकल है, उसने किसी मेडिसिन के अंदर किसी ड्रग्स के अंदर ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ है और डॉक्टर्स ने उसको प्रिस्क्राइब कर दिया उस टैबलेट्स के लिए, पेशेंट ने वो दवाई खाई और उसकी हो गई डेथ। उसके घर वालों ने कोर्ट के अंदर केस डाल दिया, कहने लगा कि इस डॉक्टर ने हमें ये दवाई लिख के दी, इस दवाई को लेने के बाद
मेरे तो पेशेंट की मृत्यु हो गई, अब उस केस को बीएलएलबी वाला नहीं हैंडल कर सकता है, बिकॉज सरकार ने जांच दी या जांच एजेंसियों ने जांच दी है कि इसको जांच करो कि फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है उस दवाई के अंदर ऐसा क्या मिला रही थी जिससे पेशेंट की डेथ हुई है, और उसमें फैक्ट ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति की नेचुरल डेथ हुई है या फिर वो दवाई खाने से डेथ हुई है। इसको कैसे फॉलो किया जाएगा, इसको कैसे देखा जाएगा, इसको ऐसे देखा जाएगा, क्योंकि अगर आपने बी फार्मेसी किया है तो आपको अच्छा खासा ड्रग्स का, मेडिसिन का ज्ञान है। आपने 4 साल के अंदर 48 सब्जेक्ट पढ़ के जो अगर फार्मेसी की है तो आपको मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज होता है। उसके बाद आपने कर लिया एलएलबी, क्योंकि केस लड़ने के लिए या जज या लॉयर बनने के लिए एलएलबी होना जरूरी है, लॉ का होना जरूरी है। आपने बी फार्मा के बाद लॉ किया तो आपको फार्मेसी के बाद लॉ का, कानून का भी ज्ञान हुआ, तो आपको अब केस को हैंडओवर लेने के लिए आप एलिजिबल है। अब आपके पास केमिस्ट्री की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आप अपने स्किल्स के ब्याह पर फार्मेसी के स्किल्स लगाकर ये देखेंगे इसने कौन सा पैरामीटर को डिफॉलो किया है या कौन सा केमिकल्स उस दवाई के अंदर घातक था जिसने इस पेशेंट को मृत किया है। तो ये चीज अगर आप देखेंगे तो आप अगर ये देखें कि फार्मा, इसको इस फील्ड को बोलते हैं फार्मासिस्ट इन जूरिस्प्रूडेंस, तो ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है। ये आगे अगर आप इस फील्ड को लेकर टारगेट करते हैं सिविल सर्विसेज, तो आपकी जितनी भी जांच एजेंसी होती है, जिनके अंदर जांच एजेंसी जैसे आपका बहुत सारी होती है, आपकी एसआईटी होती है अलग अलग स्टेट की, तमाम ऐसी एजेंसी होती है, तो आप अगर सिविल सर्विसेज को ये कोर्स करने के बाद टारगेट कर रहे हैं तो आपको ऐसी जांच एजेंसियों का बड़ा अधिकारी का भी कार्यभार दिया जा सकता है। ओके गाइस, थैंक्स लॉट।